ये आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत बहाल करने का निर्णय लिया है। साथ ही वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और पोत परिवहन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह इस माह की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जाने वाली किस्त रोक दी गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि बैठक में कपड़ा तथा परिधानों पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों तथा इन पर लगने वाले निर्यात शुल्क में रियायत जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि ये योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी की जाने वाली वैश्विक निविदाओं में सफल रहने वाली देश की पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर 4,607 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3,000 करोड़ रुपए और राज्यों की हिस्सेदारी 1,607 करोड़ रुपए होगी। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान का नाम बदलकर पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रखने की भी मंजूरी दी है। इसके साथ संस्थान के गठन से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने को मंजूरी दी गई है। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए संस्थान में आयुर्वेद शिक्षा को शामिल करना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपए की होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग की उपश्रेणियां निर्धारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी है। इससे आयोग को विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श कर अन्य पिछड़ा वर्ग की उपश्रेणियों से जुड़े मामलों का अच्छी तरह अध्ययन करने का पूरा समय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की
चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक सार्वजनिक सभा के अलावा अन्य कार्यक्रमों के अलावा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री लगभग 744 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग, गदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा तट पर पर्यटन विकास के लिए रो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन का फ्लाईओवर ब्रिज शामिल है। वह करीब 839 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट का सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखियाओं में आम और सब्जी एकीकृत पैक हाउस शामिल हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जापानी सहायता से निर्मित किए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान वे गुजरात की साइंस सिटी में एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 39,10,53,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,14,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 624 रोगियों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड टीकों की कमी और आपूर्ति में देरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीकों की कमी और उपलब्धता के बारे में कुछ राज्यों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बयान तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से टीकाकरण के लिए इस वर्ष जून में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की 11 करोड़ 46 लाख खुराक उपलब्ध कराई थी। जुलाई महीने में इसे बढ़ाकर 13 करोड़ 50 लाख कर दिया गया है। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार ने टीका निर्माताओं के साथ चर्चा के आधार पर पिछले महीने की 19 तारीख को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जुलाई के महीने में उपलब्ध कराए जाने वाले टीकों की संख्या के बारे में सूचित किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्राइवेट कोविड टीकाकरण केंद्रों में कोविड के टीकों की खरीद से जुड़े मामले की समीक्षा की। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए वितरक स्तर पर व्यापार मुनाफा 70% तक सीमित कर दिया है। ये चिकित्सा उपकरण हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर। कोविड महामारी के कारण इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इनकी कीमतें नियंत्रित करने का फैसला किया है। संशोधित कीमतें इस महीने की 20 तारीख से लागू होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक खुदरा विक्रेता, डीलर, अस्पताल और संस्थान को इन उपकरणों की कीमतों की सूची प्रदर्शित करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नए नेता होंगे। श्री गोयल को थावरचंद गहलोत की जगह सदन का नेता बनाया गया है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की यह सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। इसके साथ ही